हमारा भारत देश चमत्कारों की नगरी है। ये वो धरती है जहाँ हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हुए और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। कलयुग में पूरा भारत देश श्याम बाबा के चमत्कारों से प्रसिद्ध है और यही कारण है कि ना ही सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी श्याम बाबा के भक्त हैं। आज अगर मैं सड़क पर निकल जाऊं ना और एक के बाद एक लोगों से पूछूं क्या आपके साथ बाबा का कोई चमत्कार हुआ है, तो हर 3 आदमी को छोड़ के चौथा आदमी यही बोलेगा कि हाँ, मेरे साथ श्याम बाबा का चमत्कार हुआ है। आज भारत की 80% गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा का चमत्कार है तभी लोगों की आस्था आज बाबा से जुड़ी हुई है। जब भी कोई भी भक्त कहीं भी परेशान होता है, अपने आप में हारा हुआ महसूस करता है, तो उसके दिल से बस एक ही नाम निकलता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा के चमत्कार की ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। ये बात उस वक्त की है जब दिल्ली में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जून की तपती गर्मी थी, धूप मानो जलाकर राख कर देगी। गला लोगों का घर से बाहर निकलते ही सूख जाता था। चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ा करती थी। लोगों का मन नहीं करता था घर से बाहर निकलने का। और इसी कंस्ट्रक्शन के ठीक सामने रोहित नाम के लड़के की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। एक दौर था जब इस दुकान पर कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी। रोज के 30-40 आइटम बेचकर ही रोहित अपने घर जाया करता था। लेकिन आज समय बदल चुका था। अब उस कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे ग्राहकों ने आना बिल्कुल बंद ही कर दिया था। और देखते ही देखते रोहित रोज खाली हाथ अपने घर लौटा करता था। घर में एक बूढ़ी माँ थी जिनकी दवाई गोलियों का खर्चा लगातार चलता ही रहता था। एक छोटी बहन थी दिया, जिसकी शादी तय हो गई थी। उसकी शादी का खर्चा भी अब रोहित के कंधों पर था। और साथ में एक छोटा भाई था अनुभव, जिसका अब एक कॉलेज में एडमिशन होना था और अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी भी अब रोहित के कंधों पर ही थी। इतने सब लोगों की जिम्मेदारी के बोझ तले रोहित दब चुका था। लेकिन दुकान चलने का नाम नहीं ले रही थी। कंस्ट्रक्शन की धूल मिट्टी की वजह से, ऐसी गर्मी की वजह से कोई भी ग्राहक उस एरिया में अब शॉपिंग करने नहीं जाता था। रोहित बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। अब करता क्या? आखिरी ऑप्शन तो यही बचा था कि वो किसी से उधार ले ले। और उसने आस पड़ोस से उधार लेना शुरू कर दिया। लोग उसको बड़ी ही आसानी से पैसा दे देते थे, क्योंकि रोहित की छवि लोगों के सामने बहुत अच्छी थी। उसने आज तक किसी के भी साथ कोई भी धोखाधड़ी वाला काम किया ही नहीं था। लोगों का पूरा विश्वास था कि ये हमारा पैसा बहुत जल्द वापस लौटा देगा। और अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए उसने वो उधार लोगों से ले लिया। साथ में उसकी दुकान पर जो माल पड़ा हुआ था, उस माल का भी पेमेंट अभी तक हुआ नहीं था। और कंपनी वालों के फोन पे फोन आए चले जा रहे थे कि पेमेंट कब करोगे, पेमेंट कब करोगे। लेकिन वो कहता क्या? उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। कभी कभी तो वो 2-2, 3-3 दिन तक फोन भी नहीं उठाता था। और यही कारण था कि कंपनी वाले भी अब डरे हुए थे कि कहीं रोहित हमारा पेमेंट मारने वाला तो नहीं है। कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था और वो इस भरोसे ये सारा कर्जा कर रहा था कि अभी मेरे दिन खराब चल रहे हैं, लेकिन सीजन का टाइम आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब दिवाली आएगी, जब लोगों की शादियों का सीजन आएगा, तब मेरी दुकान एक बार फिर से चल पड़ेगी और मैं सारा कर्जा बहुत ही आसानी से चुका दूंगा। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। कंस्ट्रक्शन ना रुकने की वजह से
सारे सीजन्स खाली निकलते चले जा रहे थे। कोई भी ग्राहक अभी भी दुकान में नहीं आ रहा था। रोहित बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब उससे बर्दाश्त हो नहीं रहा था। एक दिन वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गया और यही सोचने लगा कि अब क्या होगा। श्याम बाबा के हाथ जोड़ने लगा कि बाबा कुछ तो करो। श्याम बाबा का वो बहुत अनंत भक्त था। जब भी उसको कोई परेशानी हुआ करती थी वो श्याम बाबा से ऐसे बात किया करता था जैसे कि उसके खुद के पिताजी हों। सब कुछ शेयर करता था और श्याम बाबा से ही वो स्टेशन पर बैठकर बातें कर रहा था। इतनी देर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति रोहित के पास आकर बैठ गया। उसकी काली घनी दाढ़ी थी, काले घने बाल थे, कुर्ता पहना हुआ था, गले में गमछा डला हुआ था और रोहित से आकर पूछने लगा कि मुझे तुम परेशान दिख रहे हो, कोई बात है क्या? रोहित ने मना किया कि नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने एक अनजान आदमी को अपनी परेशानी बताना ठीक नहीं समझा। लेकिन उस व्यक्ति ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मैं तुम्हारी शायद मदद ना कर पाऊँ, लेकिन तुमको कुछ ऐसी सलाह तो दे ही पाऊँगा जिससे तुम अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हो। उस व्यक्ति की ऐसी बात सुनकर अब रोहित का तो मानो दिल अंदर से फट गया हो। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो रो रो कर बताने लगा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी दुविधा आ खड़ी हुई है। मेरी दुकान में अब कोई भी ग्राहक नहीं आता। एक समय था जब मेरी दुकान पर हर रोज़ कई ग्राहक आया करते थे। मैं डेली के 30-40 आइटम्स तो बेचा ही करता था, लेकिन आज कंस्ट्रक्शन के चलते कोई भी ग्राहक मेरी दुकान में आना ही नहीं चाहता। मेरा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। मेरे परिवार में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बहन की शादी होने को है, मेरे भाई का उसके कॉलेज की फीस जमा करने को पड़ी हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। आखिर ऐसा क्या ही होगा कि लोग मेरी दुकान में आना शुरू कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने रोहित को एक सलाह दी कि तुम क्या काम करते हो। रोहित ने बताया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता हूँ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी। उस व्यक्ति ने कहा कि अब तुम बेचना बंद करो, क्योंकि अब समय बेचने का नहीं है बल्कि ठीक करने का है, बिगड़ी को बनाने का है। लोग तुम्हारे दुकान में नहीं आ रहे तो क्या हुआ, लेकिन तुम तो लोगों के पास जा सकते हो ना। अभी वक्त ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बेचो, बल्कि अब समय है कि तुम इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिपेयर करो। तुम अपने पुराने ग्राहकों को फ़ोन करो, उनको बताओ कि तुमने एक रिपेयरिंग सर्विस शुरू करी है और उनके घर में जो भी कुछ आइटम्स हैं तुम उनको रिपेयर करना अब शुरू कर दो। रोहित को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। वो अगले ही दिन अपनी दुकान में गया और जाकर एक बोर्ड लगा दिया, रिपेयरिंग सर्विसेज। रोहित ने एक के बाद एक अपने पुराने कस्टमर्स की लिस्ट उठाई और उनको कॉल करना शुरू किया। और वो ऐसी सर्विस देता था कि जिस चीज़ को एक बार वो हाथ लगा ले वो चीज़ ही हुआ करती थी। शुरू में 1-2 लोगों के वापस फ़ोन आए। उन्होंने रोहित को रिपेयरिंग के लिए बुलाया। लोगों को उसका काम बहुत पसंद आया। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया और ये बात फैलती ही चली गई। धीरे धीरे रिपेयरिंग के ग्राहक बढ़ने शुरू हो गए। धीरे धीरे उसका रिपेयरिंग का काम इतना बढ़ने लगा कि अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर कोई भी ग्राहक कुछ खरीदने आए या ना आए, लेकिन रोहित के पास अब पैसों की कमी कभी नहीं रहती थी। जब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, उसके पास पैसे जुटने लग गए, कंपनी को भी पैसा जाने लगा, लोगों को भी पैसा मिलने लगा, तो सबको विश्वास होने लग गया कि धीरे धीरे करके ये हमें हमारा सारा पैसा वापस दे ही देगा, क्योंकि अब हर महीने हर किसी के पास पैसा पहुंच रहा था। तो सभी लोगों को
तसल्ली थी। और यहाँ रोहित भी अपनी लाइफ में अब बहुत सुकून से रहने लगा था। उसकी इच्छा हुई कि मैं श्याम बाबा को धन्यवाद बोलकर आऊं। वो बुजुर्ग व्यक्ति अगर मुझे ना मिले होते तो शायद आज मेरी ये जिंदगी ऐसी ना होती। और जब वो श्याम बाबा के मंदिर में पहुंचा और बाबा की तस्वीर को देखा तो उसे बाबा की तस्वीर में उसी व्यक्ति की झलक दिखाई दी जो उसको उस दिन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मिला था। रोहित आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आप मेरे पास आए थे और मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। उसने बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद बोला और बाबा का उस दिन के बाद बहुत बड़ा श्याम भक्त हो गया।